हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। आज हम एबीएफएम में से मॉड्यूल बी का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। चैप्टर आपका है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियो की बात करें तो उसमें से हमने क्या पढ़ा था कि इक्विटी कैपिटल में से कुछ पार्ट को हमने देखा था। इसमें क्या देखा था कि शेयर को किस प्रकार से इशू किए जाते हैं। ठीक है, शेयर के अलग अलग फेज कौन कौन से हैं जो इशू किए जाते हैं, इसके प्रोसेस को बहुत अच्छे ढंग से आपने समझ लिया था। जैसे आपका ऑथराइज्ड कैपिटल से, यदि समझे कि ऑथराइज्ड कैपिटल से लेकर के आपका पेड अप कैपिटल तक का जो सफर था, है ना, पेड अप कैपिटल तक का जो सफर था, ये आपने समझ लिया था कि किस प्रकार से इशू किए जाते हैं शेयर को और फाइनली किस प्रकार से आपको पैसे मिल जाते हैं। जो फाइनली आपको पैसे मिलते हैं शेयर इशू करने के बाद, वो पेड अप कैपिटल कहलाता है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या था कि जहां से आपका मैक्सिमम जो ऑथराइजेशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिक्र होता है आपके कि कितना मैक्सिमम आप शेयर को इशू कर सकते हैं, ये ऑथराइज्ड कैपिटल होता है। तो ये हर चीज का डिस्कशन वहां पे किया जा चुका था। आपने समझ लिया था कि किस प्रकार से शेयर को इशू किया जाता है और उसके माध्यम से किस प्रकार से पैसे का अरेंजमेंट किए जाते हैं, फंड का अरेंजमेंट किए जाते हैं। तो यहां वहां पे आपने क्या समझा था, इक्विटी कैपिटल में से किस प्रकार से शेयर को इशू किया जाता है, इस पार्ट को वहां पे देख लिया था। ठीक है, आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो आज यहां पे हम पढ़ेंगे कि इक्विटी कैपिटल होता क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, प्रेफरेंस कैपिटल क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं। ये दो टॉपिक्स को यहां पे जो है कवर हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें बेसिक्स बताया गया था, सेकेंड वीडियो नहीं देखा है, तो जरूर आप देखिए जाकर के, क्योंकि किसी भी चैप्टर को आप बीच में यदि देखना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा फिर भी कोई भी चीजों को आपको समझाने की। ठीक है, लेकिन अच्छा रहेगा जब फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो को आप देख करके बाकी वीडियो जो आते हैं उसको देखते हैं। कहने का मतलब एक सीरीज में जब देखते हैं चैप्टर को तो आपको ज्यादा समझ में आता है चैप्टर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं आज इक्विटी कैपिटल के बारे में कि इक्विटी कैपिटल क्या है। इक्विटी के बारे, लास्ट की वीडियो में आपने डेट के बारे में भी पढ़ा था ना, डी डेट के बारे में। ठीक है, डेट और इक्विटी के बारे में डिफरेंस आपने समझ लिया। वहां पे क्या समझा था कि जो कर्ज के रूप में आप लेते हैं जिसे आपको रिटर्न करना पड़ता है, उसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट भी रिटर्न करना पड़ सकता है, तो ये आपका डेट कहलाता था, जो कर्ज था, जो देनदारियां, कंपनी का देनदारियां होता है। ठीक है, वही इक्विटी की हमने बात करी थी कि इक्विटी क्या होता है कि जब अपना आप शेयर जो है, शेयर मींस अपनी हिस्सेदारी जब आप बेचते हैं, किसी और को जब दे देते हैं, तो उसके थ्रू जब आप पैसे का अरेंजमेंट करते हैं तो वो आपका कहलाता है, इक्विटी कहलाता है। बात समझ में आ रही है। और इक्विटी के केस में क्या है कि आप जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसे आप क्या देते हैं, आप डिविडेंड देते हैं, उसे क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। ठीक है, तो वही यहां पे कह रहा है कि इक्विटी का मतलब क्या होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंस इन विच अ कंपनी रेज फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल बाय सैक्रिफाइसिंग इट्स ओनरशिप। ये लास्ट के वीडियो में भी आपने ये जो डेफिनेशन है देखा था कि जब कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी से, है ना, या कहीं से आप क्या करते हैं कि जो फंड का अरेंजमेंट करते हैं, फंड रेज करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्या सेक्रीफाइस करते हैं, ओनरशिप, कि आपकी जो ओनरशिप है उस ओनरशिप को आप कम करते हैं, उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं। बात समझ में आ रही है। और जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप उसमें हिस्सेदारी, जो आपका जहां से फंड आपने रेज किया है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उसे आप पैसे प्रॉफिट में क्या करते हैं, डिविडेंड देते हैं। तो ये बातें आपने बेसिक वहां भी आपने सीख ली थी। यहां पे हम देख रहे हैं आज की इक्विटी कैपिटल के क्या क्या फीचर्स है, इसके बारे में यहां पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, समझिए ध्यान से, देखिए देखिए यहां पे इक्विटी कैपिटल इसे कहिए या इक्विटी शेयर कैपिटल कहिए। ठीक है, शेयर, जब शेयर का मतलब क्या होता है कि जब आप जो ओनरशिप है उसे छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया है, प्रत्येक जो पार्ट है वो शेयर कहलाता है। अब उसके माध्यम से जब आप पैसे क्या अरेंज करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, शेयर कैपिटल कहलाता है। लेकिन यहां पे जो है हम देख रहे हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी कैपिटल क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करिए। आप देखिए, कैपिटल जनरली मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस विच इज ओन्ड बाय द प्रमोटर्स। ऑनर जो होते हैं, प्रमोटर जो बिजनेस को शुरू करते हैं, जिसके मन में आइडिया आया और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया अपना फंड और शुरू किया, वो नॉर्मली कहलाता है कैपिटल। जो एक प्रमोटर कुछ अमाउंट से शुरू करता है बिजनेस को, तो वो जो अमाउंट है वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। समझिए बात को, धीरे धीरे समझिए, हर चीज समझ में आएगा। या तो फिर यदि इसको अकाउंटिंग टर्म्स की बात करें तो अकाउंटिंग टर्म्स में क्या होता है कि इट मींस द
अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर सेलिंग ऑल द असेट्स एंड पेइंग ऑफ ऑल द लायबिलिटीज। या तो यदि अकाउंटिंग टर्म्स की बात करें तो उसमें से कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जितने भी कंपनी का देनदारियां है, जितने भी कंपनी के पास असेट्स है, उसे आप सेल करिए और जितनी भी देनदारियां है उसे आप पे करिए। उसके बाद आपके पास जो बच जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट है, वही कैपिटल है। इसे आप कैसे समझिएगा, देखिए समझिए यहां पे। अब ये मान लिया कि बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड है और ये आपका असेट का साइड है। यहां पे क्या होता है, यहां पे आप क्या करते हैं कि इधर आप कैपिटल अपना, कुछ कैपिटल के साथ आपने क्या किया, बिजनेस को शुरू किया। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या किया कि हो सकता है कुछ प्रॉफिट कंपनी में हुई, उसके बाद रिजर्व भी आपने किया, रिजर्व कुछ आपने लॉन्ग टर्म्स लोन भी लिया, देनदारियां बहुत सारी आपकी है, ठीक है। तो ये सारा पार्ट जो है सो लायबिलिटी साइड में इधर आ गया, समझिए बात को। उसके बाद आपके पास जो कैपिटल है, या तो आपने जो फंड बोरो किया, रेज किया, इशू किया, डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह, वहां से जो पैसे मिले उससे क्या है कि आपने कुछ असेट्स भी क्रिएट किए, जैसे कि आपने फिक्स्ड असेट क्रिएट किया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से आपके पास बहुत सारे असेट्स भी क्रिएट हो गए। अब क्या है कि यदि ये सारे असेट को आप सेल आउट कर देते हैं, ठीक है, ये सारे असेट्स को जब आप सेल करते हैं तो सेल करने के बाद आपके पास क्या है, कुछ फंड मिलेंगे। उसके बाद जितनी देनदारियां आपकी है, कैपिटल तो आपकी देनदारियां, ऐसे तो कंपनी के व्यू से देखिएगा तो ये क्या होता है कि बिजनेस में जब आपने डाल दिया तो ये भी एक तरह से लायबिलिटी होती है, लेकिन ये लायबिलिटी कैसी है, ये आपने ही कैपिटल लगाया है, ये बिजनेस से आपको निकालना है, इसलिए इसे लायबिलिटी के फॉर्म में इसे भी समझा जाता है। तो मेनली आपको जो लायबिलिटी पे करना है वो कौन सा पार्ट का पे करना है, ये कैपिटल रिजर्व के अलावा जितने भी लायबिलिटी है उसे आपको पे करना होता है, ठीक है। तो ये लायबिलिटी को पे करने के बाद और ये असेट को, जितने भी असेट है उसे सेल करने के बाद जो पार्ट बच जाता है, इसका मतलब जो ये कैपिटल पार्ट बच गया, यही क्या कहलाता है, यहां पे कैपिटल कहलाता है। यही बोल रहा है यहां पे कि अकाउंटिंग टर्म्स में क्या है कि सारे, है ना, जो रिमेनिंग पार्ट आपका बचता है, कब कि सेलिंग ऑल द असेट्स, जितने भी असेट्स आपके हैं ये सारे को सेल करने के बाद और जितनी भी लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज को पे करने के बाद जो पार्ट आपका बच गया, यही पार्ट क्या होता है, कैपिटल कहलाता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द मनी द ओनर brought in at the time of setting up the business and the profit he earned but did not take away over a period of time। अब होता क्या है कि आपने कैपिटल तो लगाया बिजनेस में और बाद में आपको प्रॉफिट जब होता है तो वो प्रॉफिट का कुछ पार्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप नहीं भी करते हैं डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड के रूप में, तो वो सारा आप क्या होता है कि यहां रिजर्व के फॉर्म में आप रखते हैं, जो एक कैपिटल का ही पार्ट होता है, कैपिटल में ही आपका ऐड होता चला जाता है। तो ये भी आपका एक कैपिटल का पार्ट बन जाता है जब प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं और वो भी आप कैपिटल में ऐड करते चले जाते हैं। तो बात समझ में आ रही है। ये सारे जो है बेसिक्स है, जो भी आपने जीआईबी में पढ़ा था बैलेंस शीट, उसका बेसिक यदि आपको क्लियर है तो ये वही बेसिक्स है और यहां पे कुछ नहीं मैं बात कर रहा हूं। बात समझ में आ गई। तो यहां पे समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो कैपिटल को आप अलग अलग तरीके से कैसे सोचिएगा, देखिए एक तो है कि जो ओनर है ना, जो प्रमोटर्स है, जिन्होंने बिजनेस को शुरू किया, उन्होंने अपना जो फंड बिजनेस में डाला वो कैपिटल है। दूसरी भाषा में ऐसे भी समझिए कि टोटल जब असेट्स को आप सेल करिए और टोटल लायबिलिटी को आप पे ऑफ करिए, उसके बाद जो बच जाता है आपके पास वो आपका कैपिटल है, ऐसे भी कह सकते हैं। या तो आप ऐसे समझिए कि आपने बिजनेस में पैसे लगाए, उसके बाद प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट भी आपने डिविडेंड के रूप में नहीं दिया बहुत दिनों तक, या दिया भी तो कुछ पार्ट दिया, और वो प्रॉफिट जो है आपने, वो प्रॉफिट फाइनली कहां है, कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका कैपिटल होता है, जो आप प्रॉफिट है इसे भी आप ऐड जब कर देते हैं। तो बात समझ में आ गई, कैपिटल आपको समझ में आ गया। अब यहां पे इक्विटी कैपिटल्स क्या होता है, इसके बारे में क्या बात समझ रहे हैं। देखिए आगे आपको एक प्रेफरेंस कैपिटल समझ में आएगा और इक्विटी कैपिटल समझ में आएगा। जब आगे बढ़िएगा, जब दोनों में डिफरेंस आप देखिएगा, तब आपको बेटर समझ में आएगा कि इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या होता है। ऐसे भी फीचर यहां पे अभी हम देखने वाले हैं। देखिए इक्विटी कैपिटल हैज द फॉलोइंग फीचर्स एज वेल एज द एडवांटेज। क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए कि इट इज डिवाइडेड इनटू यूनिट कॉल्ड इक्विटी शेयर्स, और ये जो आपके पास कैपिटल्स होते हैं उसे जब आप डिवाइड कर देते हैं इक्विटी कैपिटल्स को, तो प्रत्येक यूनिट जो कहलाता है वो इक्विटी शेयर कहलाता है।
ठीक है। ईच यूनिट हैज द सेम वैल्यू कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू, और प्रत्येक के पास जो वैल्यू है, जैसे 1 लाख पार्ट में यदि आपने शेयर को डिवाइड कर दिया है तो प्रत्येक पार्ट के जो वैल्यू है, आप जैसे कहिए कि इसको 10 रुपीज, आपने एक पार्ट का वैल्यू 10 रुपीज रखा है ना, तो इसका मतलब यदि 1 लाख पार्ट में डिवाइड किया है तो एक पार्ट का वैल्यू यदि 10 रुपीज रखता है, इसका मतलब क्या है कि एक शेयर का वैल्यू जो है सो आपका 10 रुपीज हो गया, है ना। तो ये जो वैल्यू कहलाया, ये नॉमिनल वैल्यू कहलाता है। जिस तरह से बॉन्ड जब इशू किया जाता है, तो बॉन्ड जब इशू करते हैं तो उसके जो वैल्यू होते हैं उसे फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है, उसे फेस वैल्यू कहा जाता है। उसी तरह से यहां पे जो एक शेयर का जो वैल्यू होता है उसे नॉमिनल वैल्यू बोला जाता है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, इक्विटी होल्डर हैज टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल राइट। फाइनेंशियल राइट दो प्रकार के कौन कौन से हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास होते हैं। ये कौन से हैं कि आपका फर्स्ट है कि द राइट टू इनकम। राइट टू इनकम, यदि आपके शेयर को वो होल्ड कर रहे हैं, कोई शेयर होल्डर्स है, यदि आपके कंपनी में पैसा लगाया है उन्होंने, तो उसके पास राइट है कि वो इनकम के बारे में सोच सके, इनकम के बारे में वो क्या कर सके, इनकम वो जनरेट कर सके आपकी कंपनी से। वो कैसे करेगा कि डिविडेंड के फॉर्म में, जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप डिविडेंड के रूप में उसे देते हैं। तो इसका मतलब है कि राइट टू इनकम, इनकम जनरेट करने का राइट होता है, एक तो पहला राइट। दूसरा राइट ये है कि द राइट टू रिटेन सरप्लस असेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन। जब लिक्विडेशन में कंपनी जाती है, लिक्विडेशन मींस क्या हो गया, जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी क्लोज होती है, तो उस केस में जो सरप्लस असेट्स होते हैं उसमें भी हिस्सा वो शेयर होल्डर्स ले सकते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। सो बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, एडिशनली यदि बात करें, इसके अलावा और कौन सा राइट है, वोटिंग राइट है, कि वोट देने का राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। लेकिन उसमें एक्सेप्शंस है कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर होल्डर्स जो होते हैं। अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर होल्डर्स कौन हो गए कि जो शेयर होल्डर्स को हायर डिविडेंड चाहिए, हायर डिविडेंड चाहिए, वैसे केस में उसे वोटिंग राइट नहीं दिए जाते हैं। अभी तक आपने क्या समझा था, अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं, उसे वोटिंग राइट होता है। लेकिन एक एक्सेप्शंस भी याद रखिए कि जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसे ज्यादा आपको डिविडेंड चाहिए होता है, वैसे केस में उसे वोटिंग राइट नहीं मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि यहां एक्सेप्शन से रिलेटेड है। समझ में आ रही है बात। आगे देखिए कि ऑल सब्सक्राइबर्स टू द इक्विटी शेयर्स, जो इक्विटी शेयर्स के सब्सक्राइबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, and subsequent transfers are governed by a common documents called memorandum and article of association। ऐसे भी कंपनी जो रन करती है उसके पास दो डॉक्यूमेंट, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। इसी के थ्रू कंपनी रन करती है, ठीक है। उसमें जो इक्विटी जो शेयर कैपिटल है, मींस जो शेयर की बात होती है, ये सारा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के होते हैं वो यहां पे मेनली जिक्र किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यदि आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स में यह पूछा जाए कि शेयर का जिक्र किस में होता है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। आगे कह रहा है कि इफ द कंपनी इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। आप देखिए, आपने कंपनी को, आपने क्या किया, आरओसी के पास जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, कंपनी का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन अभी स्टॉक एक्सचेंज में आपने लिस्ट नहीं करवाया है उसे। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करवाया है तो इसका मतलब हो गया कि जो आपका शेयर है अभी, वो आप क्या कर सकते हैं, वो लिक्विडेशन, उसकी लिक्विडिटी ज्यादा नहीं है। बात समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि द लिक्विडिटी ऑफ द इक्विटी शेयर्स इंक्रीज सिंस द होल्डर्स कैन सेल इट टू एनी वन थ्रू द एक्सचेंज। जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है, कंपनी जब हो जाती है, तो उसके जो शेयर्स होते हैं वो ट्रेड करना शुरू करते हैं, और कोई भी जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, शेयर का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पे लिक्विडेशंस बढ़ जाता है। लिक्विडेशंस कहने का मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी कहने का मतलब हो गया कि जब आप, जो आपके पास है वो कितना जल्दी आप उसे
सेल करके अपना कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो आपका लिक्विडिटी कहलाता है। तो जितना जल्दी आप कर पाते हैं उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है। तो जब स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वहां पे शेयर्स जो होते हैं उसके वो फ्रीक्वेंटली ट्रेड किए जा सकते हैं एक से दूसरे के साथ। इसका मतलब है कि लिक्विडिटी वहां पे बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई? आगे, इक्विटी शेयर्स कैन बी प्राइस्ड बाय द इशूअर एट द नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, एट द नॉमिनल वैल्यू और एट द प्रीमियम और डिस्काउंट सब्जेक्ट टू एक्सटेंट रेगुलेशंस एंड द गाइडलाइंस। अब जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, इसको एक नॉमिनल वैल्यू कहने का मतलब जो सबसे छोटा, कहने का मतलब एक शेयर का जो वैल्यू है, एक शेयर का आपने वैल्यू जो डिसाइड किया, सपोज करिए 10 रुपया डिसाइड किया, तो या तो आप इस वैल्यू पे आप शेयर्स को क्या कर सकते हैं, प्राइस कर सकते हैं, मतलब इशू कर सकते हैं, या तो इस वैल्यू से ज्यादा पे इशू कर सकते हैं। प्रीमियम में आपको लगता है हमारी कंपनी बहुत अच्छी है तो आप 10 रुपीज है इसके जगह 15 रुपीज पे आप ये कर सकते हैं। फिर क्या है कि सब डिस्काउंट भी दे सकते हैं, इस वैल्यू जो नॉमिनल वैल्यू है इससे आप कम पे भी कर सकते हैं। ये आपका जो एक्सटेंट रेगुलेशंस एंड गाइडलाइन है उसके आधार पे ये अलग अलग वैल्यू इसके हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, ऑल्सो सब्जेक्ट टू एक्सटेंट रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस इक्विटी कैपिटल कैन बी इनहांस्ड, रिड्यूस्ड, सब डिवाइडेड, है ना, बॉट बैक और इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी सारे काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आप जो इक्विटी कैपिटल है उसे आप इनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बढ़ा कैसे सकते हैं कि जो भी आपका ऑथराइज कैपिटल था, ऑथराइज कैपिटल को जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप अमेंडमेंट करते हैं तो उस वैल्यू को आप बढ़ा सकते हैं, उसे कम भी कर सकते हैं। अब जो शेयर्स आपके हैं वैल्यू, उसे आप शेयर्स के वैल्यू को और आप कम कर सकते हैं, डिवीजन उसका और भी कर सकते हैं कि अभी 1 लाख डिवीजन आपने शेयर का किया था अपना, अब 1 लाख डिवीजन से आप क्या कर सकते हैं, उसे 1.5 लाख डिवीजन भी शेयर का कर सकते हैं, सारे को छोटे छोटे भाग में बांट सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बाउट बैक, एक बार आपने शेयर को इशू किया उसे वापस भी ले सकते हैं, समझ रहे हैं? तो और फ्री ऑफ कॉस्ट, आप चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स भी इशू करते हैं। समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब ये सारी चीजों को भी किया जा सकता है एज पर एक्सटेंट रेगुलेशंस एंड गाइडलाइन जो कहता है उसके आधार पे। ठीक है, आगे है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन आल्सो प्लेज एंड बोरो अगेंस्ट द शेयर्स बिकॉज एन इक्विटी शेयर्स इज अ मार्केटेबल एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास शेयर है और आप चाहते हैं लोन लेना शेयर के अगेंस्ट में, शेयर को अभी ट्रांसफर नहीं करना चाह रहे हैं किसी को, शेयर को आप सेल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो शेयर है ये आप बैंक के पास रख करके और इसके बदले में आप क्या लेना चाहते हैं, इसके बदले में आप लोन लेना चाहते हैं, तो शेयर को प्लेज भी कर सकते हैं। ठीक है, शेयर को प्लेज भी कर सकते हैं बैंक के पास और उसके बदले में आप लोन भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक मार्केटेबल सिक्योरिटी है, एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। ठीक है, मार्केटेबल मींस ये शेयर को यदि आपने बैंक का पैसा नहीं चुकता किया उस केस में आपके शेयर को बेच करके बैंक अपना रिकवरी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये मार्केटेबल है, ये दूसरे के पास ट्रांसफर हो सकता है और ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी होता है, इसलिए इसके अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने पढ़ा इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल्स के बारे में अभी पढ़ा। अब यहां पे जब हम पढ़ेंगे प्रीफरेंस कैपिटल के बारे में तो आपको समझ में आएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, जैसा कि नाम से यहां पता चल रहा है प्रीफरेंस, इसका मतलब ये जो प्रीफरेंस कैपिटल है, ये जो होल्डर्स होंगे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल्स के जो होल्डर्स होंगे जिन्होंने प्रीफरेंस कैपिटल शेयर्स अपना लिया हुआ है उसे प्रीफरेंस दिया जाएगा। इक्विटी जो कैपिटल होल्डर्स होंगे उसके इसके कंपेयर में इसे ज्यादा प्रीफरेंस मिलेगा। किस प्रकार से प्रीफरेंस मिलेगा, क्या प्रीफरेंस मिलेगा, आगे हम देखते हैं। देखिए, दिस इज दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल विच प्रोवाइड्स लेसर रिस्क। अब ये जो प्रेफरेंस कैपिटल्स होते हैं इसमें लेसर रिस्क कम होता है, किसके कंपेयर में? टू द इन्वेस्टर कंपेयर टू दैट विच इज टेकन बाय द इक्विटी इन्वेस्टर। जो इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं, ये जो आपके इक्विटी इन्वेस्टर्स है ना, इसके कंपेयर में यदि बात करें तो ये जो प्रेफरेंस कैपिटल होल्डर्स होते हैं इसके पास कम रिस्क होता है। क्यों कम रिस्क होता है? कि जिस तरह से नाम में प्रेफरेंस है, द होल्डर गेट्स अ प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एज वेल एज द पेमेंट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। जब कंपनी लिक्विडेट होती है या कंपनी जब डिविडेंड देती है उस केस में सबसे पहले यदि इक्विटी की बात करें तो उसमें से आपका उससे पहले इक्विटी होल्डर से पहले आपको प्रेफरेंस कैपिटल होल्डर्स को मिल जाता है डिविडेंड।
एक तो ये प्रेफरेंस यहां पे मिलता है, इसी वजह से इसमें रिस्क भी कम होता है। किसके कंपेयर में? जो इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं उसके कंपेयर में जो प्रेफरेंस कैपिटल होल्डर्स है उसे कम रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि उसे फिक्स्ड अमाउंट में डिविडेंड मिल जाने हैं जब भी प्रॉफिट होंगे उस केस में। बात समझ में आ रही? हालांकि कुछ अलग अलग प्रकार के प्रेफरेंस कैपिटल है जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं। और देखिए आगे, इट इज अ क्वासी रिस्क। यहां पे अभी हमने देखा कि लेसर रिस्क होता है, कम रिस्क होता है जब हम कंपेयर करते हैं इक्विटी जो इन्वेस्टर है उसके कंपेयर में। लेकिन यहां कह रहा है कि क्वासी रिस्क होता है। क्वासी रिस्क कहने का मतलब है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, बीच में होता है रिस्क। बीच में रिस्क होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि यदि बात करें इट इज अ क्वासी रिस्क कैपिटल बिकॉज इट इज नॉट एज सेफ एज सिक्योर्ड डेट विच गेट्स पेमेंट प्रायोरिटी ओवर प्रेफरेंस शेयर इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। अब यहां पे आपने देखा था कि जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है या कंपनी जब डिविडेंड पे करती है, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को, तो उस केस में जो इक्विटी शेयर होल्डर है उससे पहले मिल जाता है किससे? प्रेफरेंस कैपिटल होल्डर्स को। ये यहां पे तो प्रेफरेंस मिल गया इससे। लेकिन यदि हम बात करें सिक्योर्ड कैपिटल्स की, सॉरी सिक्योर्ड डेट्स की, जो आपके बॉन्ड इशू किए जाते हैं, जो डिवेंचर इशू किए जाते हैं, वो डेट हो गया। तो जब हम डेट्स की बात करें तो उस केस में पेमेंट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उसे बाद में मिलता है, और पहले किसे मिल जाता है? पहले मिल जाता है जो डेट होता है, जो कंपनी का कर्ज होता है ना। जैसे बॉन्ड इशू किया तो बॉन्ड वाले जो बॉन्ड होल्डर है उसे पेमेंट करना पड़ता है इंटरेस्ट। तो उस केस में प्रेफरेंस इसे नहीं मिलता है। उस केस में प्रेफरेंस किसे मिल जाता है? सिक्योर्ड डेट्स जो है, जो कंपनी के द्वारा बॉन्ड डिवेंचर इशू किए गए हैं, पहले उसे पेमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि यह क्वासी रिस्क होता है। क्वासी रिस्क मतलब जब कंपेयर करते हैं इक्विटी इन्वेस्टर से तो उस केस में तो ये फायदेमंद में रहता है, लेकिन वहीं जब बात करते हैं डेट के रूप में तो उस केस में इसे बाद में इसका नंबर आता है। तो इसीलिए ये क्वासी रिस्क कैपिटल कहलाता है। यहां तक बात समझ में आ गई आपकी। आप देखिए द मेन फीचर ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। अब हम यहां अलग अलग फीचर्स इसके देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है कि इट इज अ स्टॉक विच इज प्रीफर्ड ओवर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स से पहले इसको प्रीफर्ड किया जाता है विद रिगार्ड टू पेमेंट, जब पेमेंट दिया जाता है डिविडेंड का, और इन केस ऑफ लिक्विडेशन जो यहां भी अभी आपने देखा। नेक्स्ट है कि अनलाइक इक्विटी कैपिटल, लेकिन इक्विटी कैपिटल से हट के यदि बात करें तो द डिविडेंड रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज फिक्स्ड जस्ट लाइक डिवेंचर्स। अब यहां समझिए, यहां जो हम बात कर रहे हैं कि प्रेफरेंस कैपिटल होल्डर्स को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, पहले उसे डिविडेंड दिया जाता है। तो डिविडेंड पहले देने का मतलब यह हो गया कि वो डिविडेंड जो होता है फिक्स्ड रेट में होता है। जिस तरह से आप बॉन्ड इशू करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं उसे, उसी प्रकार से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उसे भी एक फिक्स्ड आपका डिविडेंड मिलता है, फिक्स्ड रेट में डिविडेंड मिलता है। लेकिन वही अनलाइक इक्विटी कैपिटल, इसका मतलब इक्विटी कैपिटल होल्डर जो होते हैं उसे फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता है। जितना आपका कंपनी का प्रॉफिट हुआ और जिस रेशियो में चाहती है कंपनी कि इतना हमें जो शेयर होल्डर्स है उसमें डिवाइड करना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कंपनी कितना देना चाहेगी। तो इसी वजह से यहां पे फिक्स्ड डिविडेंड नहीं होता है जब इक्विटी कैपिटल्स की बात करें। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है उस केस में फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, जिस तरह से आपका डिवेंचर में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से पे किया जाता है। जनरली स्पीकिंग द प्रेफरेंस शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू डिविडेंड इफ डिस्ट्रीब्यूटेबल profits are available and hence dividend distributions is not obligatory like equity capitals। ठीक है, तो यहां क्या कह रहा है कि जो आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर है, वहां पे यदि आपका प्रॉफिट है तो उस केस में आपको डिविडेंड देना होता है ना। एंड हेंस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ऑब्लिगेटरी लाइक इक्विटी कैपिटल। वहीं यदि इक्विटी कैपिटल्स की बात करें, आपको प्रॉफिट भी हुआ है तो उस केस में भी आप देंगे, ये जरूरी नहीं है। आप चाहते हैं कि रिटेन कर लिया जाए बिजनेस में ही, वो डिविडेंड ना दे करके जो प्रॉफिट हुआ है वो बिजनेस में ही रिटेन कर लिया जाए, तो वैसा भी कर सकते हैं, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है इस केस में। लेकिन यदि आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उसे आपको डिविडेंड देना पड़ता है। समझ में आ रही बात? आगे देखिए, लाइक इक्विटी कैपिटल, जिस तरह से इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड डिविडेंड आउट ऑफ द
post tax profit and hence the dividend on preference share is not tax deductible expenses। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी तक जो आपने देखा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ये है। यहां पे क्या कह रहा है कि लाइक इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल दोनों के केस में क्या होता है, सो बात समझिए, टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाता है। टैक्स बेनिफिट कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आपका सारा खर्चा निकाल करके आपने 110 रुपया का आपने क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया, तो ये प्रॉफिट अर्न करने के बाद इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है आपको, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कब, जब आपने प्रॉफिट फाइनली निकाल लिया है तो लास्ट में। वहीं यदि डेट की बात करें तो डेट क्या होता है कि डेट जैसे आपने बॉन्ड इशू किया, डिवेंचर इशू किया, ये खर्चे हैं, जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं वो सारे खर्चे हैं, ठीक है, जो भी उसे आपको एक्सपेंस उसमें आपका होता है। तो यदि आपका 110 रुपया उस केस में आपको प्रॉफिट होता है, तो जो बॉन्ड इशू करते हैं तो उसका जो आपका खर्चा सपोज करिए 10 रुपया है, तो ये 10 रुपया माइनस होता है और 100 रुपया यहां पे आपका ये टैक्सेबल इनकम होता है। अब जो टैक्स पे करना पड़ता है आपको, वो इस पे करना पड़ता है, समझ रहे बात को। लेकिन यहां जो इक्विटी शेयर्स जो आपको प्रॉफिट हुआ है और जो आपको इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना होता है, उस केस में ये जो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिविडेंड को, ये डिविडेंड को यहां प्रॉफिट में आप इसे माइनस करके टैक्स को पे नहीं करेंगे, पहले आप टैक्स पे करेंगे, उसके बाद जो डिविडेंड आता है उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पे टैक्स में आपको फायदा नहीं मिलता है दोनों के केस में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स में भी और इक्विटी शेयर कैपिटल में भी। लेकिन वहीं पे यदि हम बॉन्ड की बात करें, डिवेंचर की बात करें, तो जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में फिर से जो डिविडेंड का आपका और बॉन्ड का जो खर्चा है उसे आप माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा इसे आप इस पे आप टैक्स देंगे, है ना, इस अमाउंट पे आप टैक्स पे करेंगे। तो इसीलिए बॉन्ड और डिवेंचर ये जो डेट आइटम्स हैं ये टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, मींस यहां टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन इक्विटी या प्रेफरेंस कैपिटल्स के केस में टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। देखिए प्रेफरेंस शेयर में से अलग अलग प्रकार के प्रेफरेंस शेयर क्या है, जैसे आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, नॉन क्यूमुलेटिव है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, इसके बारे में समझिए। अब एक चीज आपने अभी तक क्या समझा कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसे क्या देना होता है, डिविडेंड देना होता है, ये आपने बात समझी कि जब प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड देना होगा। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गया कि जब डिविडेंड गारंटेड होता है कि जी डिविडेंड आपको मिलेगा, जब भी प्रॉफिट होगा डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटेड होता है। हालांकि इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में नहीं होता है, वहां पे जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट हुआ है तो आपको डिविडेंड मिल ही गया है। वो कंपनी चाहे तो जो भी आपको प्रॉफिट हुआ वो अपने बिजनेस में वो रिटेन कर सकती है, रख सकती है, डिविडेंड नहीं भी पे कर सकती है, ठीक है, ये जैसा रिजोल्यूशन पास होता है शेयर होल्डर्स के द्वारा वैसा किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां यदि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो यहां पे डिविडेंड गारंटेड होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस केस में, किस प्रकार के शेयर्स में डिविडेंड गारंटेड होता है, तो जब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो यहां डिविडेंड गारंटेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, in other words, if in a year the company does not have enough profit to declare dividend, कुछ ऐसे ईयर्स हैं जहां पे कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, तो वैसे केस में क्या होता है कि इट इज accumulated to the credit of the shareholders and paid when in a subsequent year the distributable surplus is available। अब उस केस में क्या क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि यदि आपका एक साल में सपोज करिए कि यहां पे आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वैसे केस में क्या है कि जो आपका फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मिलना है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मिलता है प्रत्येक साल यदि प्रॉफिट होता है तो यहां पे सपोज करिए कि कम आपको प्रॉफिट हुआ, तो इस साल में जितना डिविडेंड आपको देना था वो आपका एक्यूमुलेट होकर के नेक्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर है वहां पे आपको डिविडेंड उसे पे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि ये एक्यूमुलेट होता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब हो गया कि डिविडेंड आप यदि एक साल पेमेंट नहीं किए तो वो आपको एक्यूमुलेट होकर के नेक्स्ट ईयर उसका पेमेंट आपको करना पड़ता है, और जो नेक्स्ट ईयर आपका डिविडेंड का जितना पेमेंट करना है वो आपको एक्यूमुलेट करके पेमेंट करना पड़ता है।
समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट ईयर भी आपने नहीं किया तो फिर से नेक्स्ट ईयर में आपको वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कहलाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज विच गेट्स रिपेड एज पर द टर्म्स इशूड। रिडीमेबल का मतलब क्या हो गया कि जब आप रिडीम करते हैं कोई चीज को, रिडीम करते हैं, जब आप जो भी आपके पास है उसे आप रिडीम करते हैं, उसके बदले आप क्या सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी आपने शेयर्स लिए हैं उसे आप क्या करते हैं, रिडीम करते हैं, तो ये कहलाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ध्यान दीजिएगा कि जो इक्विटी कैपिटल्स होते हैं, जो इक्विटी कैपिटल होते हैं, है ना, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, ये कभी भी रिडीम नहीं होते हैं, ये परपीचुअल होता है। जब तक कंपनी चलती है तब तक ये इक्विटी शेयर्स एग्जिस्ट करती है, समझिए बात को। लेकिन वही प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो ये रिडीमेबल होता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता है, परपीचुअल नहीं होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अंडर द करेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल। तो कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा ये बताया गया है कि जो लिमिटेड बाय शेयर्स, आगे पढ़ेंगे ऐसे जीआईबी में पढ़ा होगा कि लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, ये क्या सारी चीजें हैं। तो यहां पे बस इतना समझिए कि कंपनी एक्ट 2013 में क्या कहा गया है कि कोई शेयर जो इशू किए जाएंगे वो आपके नॉट रिडीमेबल होगा, ऐसा नहीं होगा, सारे रिडीमेबल होंगे, मतलब एक समय के बाद उसे वापस करना पड़ेगा वैल्यू को, समझिए बात को, ठीक है। All the preference shares are required to be redeemed within a period not exceeding 20 year। लेकिन 20 साल से ज्यादा वो जो आपका प्रेफरेंस शेयर्स है उसे आप नहीं रख सकते हैं, उससे पहले उसे रिडीम करना पड़ेगा। Redemption has to be made out of the profit or out of the proceeds of fresh shares issued for such redemption's purpose। However, in case bank perpetual debt instruments can be issued। अब जो रिडीम्शंस किया जाएगा उसके लिए जो पैसे वापस किए जाएंगे उसके लिए क्या है कि जो प्रॉफिट है उससे किया जाएगा या फ्रेश शेयर इशू किया जाएगा, उससे जो पैसे आएंगे वहां से रिडीम्शन जो है अमाउंट को पे किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए कंपनी जब भी आपका प्रेफरेंस शेयर को इशू करती है तो उसके दिमाग में ये चलता है कि हमें कभी ना कभी इसे रिडीम करना है, वापस देना है फंड को। इसी वजह से रिजर्व के रूप में, रिडीम्शंस रिजर्व के रूप में भी फंड को इकट्ठा करके रखती है ताकि जब जरूरत पड़े उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उसे रिडीम कर पाए। बात समझ में आ गई। लेकिन यदि बैंक की बात करें तो बैंक में परपीचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट को इशू किए जाते हैं। परपीचुअल मतलब हमेशा के लिए। जिस तरह से यहां भी देखा, यहां क्या देखा आपने कि कोई भी कंपनी जो है सो नॉट रिडीमेबल शेयर्स को, मतलब जो शेयर्स रिडीमेबल नहीं है वैसे शेयर्स को इशू नहीं करेगी। सारे शेयर्स जो होंगे प्रेफरेंस शेयर वो रिडीमेबल शेयर्स होंगे, ठीक है। रिडीमेबल मतलब एक समय के बाद आपको रिडीम करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। लेकिन बैंक के केस में बोला है कि परपीचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट को इशू कर सकती है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ लिमिटेड राइट टू पार्टिसिपेट इन वोटिंग। वोटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास लिमिटेड राइट है। ऐसे तो आप जानते हैं अभी तक कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सेप्शंस है जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट भी होता है। अब ये आप समझिए कब होता है, जब आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया और कंटिन्यू, है ना, कि वेयर डिविडेंड ऑन अ प्रेफरेंस शेयर्स हैज नॉट बीन पेड फॉर 2 years और मोर। जब डिविडेंड आपने 2 से ज्यादा 2 साल से ज्यादा का डिविडेंड आपने पे नहीं किया तो वैसे केस में सच शेयर होल्डर्स गेट्स अ राइट टू वोट और ऑन ऑल कंपनी रिजोल्यूशन। वैसे केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट मिल जाता है। ये एक्सेप्शन है, याद रखिए। क्या समझा आपने कि नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपको पेमेंट करना पड़ता है डिविडेंड के रूप में। लेकिन यदि आपने लगातार 2 साल तक, है ना, यदि 2 साल तक आपने पेमेंट नहीं किया या उससे ज्यादा तक, तो वैसे केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उसके पास वोटिंग राइट मिल जाता है, वो वोट कर सकते हैं जो भी कंपनी के रिजोल्यूशन होते हैं उसमें। अब यहां पे
इससे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या देखा था आपने कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उसके पास वोटिंग राइट होते हैं, नॉर्मली होते हैं, लेकिन यहां भी एक्सेप्शन था। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं कि द वाई कंपनी रेज प्रिफरेंस कैपिटल। प्रिफरेंस कैपिटल को कंपनी रेज करना क्यों पसंद करती है इक्विटी जो आपके कैपिटल है उसके कंपेयर में। तो देखिए, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फंड्स फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड अप टू 20 ईयर। एक तो आपको लंबे समय के लिए आपको मिल जाते हैं। ऐसे आपका इक्विटी शेयर कैपिटल जो होते हैं वो तो पूरी लाइफ के लिए होता है कंपनी के, है ना। लेकिन यहाँ प्रिफरेंस शेयर कैपिटल्स में भी आपका एक लंबे समय के लिए 20 ईयर्स के लिए आप यहाँ पे फंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। In case of infrastructure company, the period can even be more than 20 years। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के केस में ये 20 ईयर्स का जो पीरियड अभी पढ़ा था आपने कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किए जाते हैं मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए, यहां एक्सेप्शन एक चीज और है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 20 ईयर से ज्यादा के लिए भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या कर सकती है, वहां से फंड रेज कर सकती है प्रेफरेंस शेयर से, ठीक है। अब यहां देखिए, मोस्टली सच सिक्योरिटीज आर प्राइवेटली प्लेस्ड एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ रेजिंग सच फंड्स इज नॉट हाई। अब प्राइवेटली मींस कहने मतलब हो गया कि स्टॉक एक्सचेंज में गए बिना भी मोस्टली जो है सो ये आपके प्रेफरेंस शेयर्स यहां पे इशू किए जाते हैं। और ऐसे केस में क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होते हैं, जो फंड को रेज करने के जो कॉस्ट पड़ते हैं कंपनी का, वो कम पड़ते हैं। तो एक ये फायदा है। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि वाई कंपनी रेज प्रेफरेंस कैपिटल, क्यों प्रेफरेंस कैपिटल को कंपनी रेज करना चाहती है, ये बात कर रहा हूं, ठीक है। There is no compulsion to pay dividend unless cumulative preference shares are issued। अब यहां पे डिविडेंड तो पे करना पड़ता है, लेकिन यदि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो वैसे केस में जरूरी नहीं है कि आप यहां पे डिविडेंड पे करें। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या है कि एक साल आपने पे नहीं किया तो दूसरे साल में उसको पे करना पड़ेगा आपको उस अमाउंट को। लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में होता है, नॉन क्यूमुलेटिव में तो नहीं होता है। तो इसलिए यहां कह रहा है कि इसमें डिविडेंड भी आप पे करेंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है, तो ये भी एक फायदा होता है। द करेंट ओनर डू नॉट हैव टू डायलूट their equity holdings and hence they retain the present level of control over management। अब यदि आप प्रेफरेंस कैपिटल आप इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर आप इशू करते हैं, ठीक है, तो वैसे केस में क्या होता है कि कंपनी अपना डाइल्यूट नहीं करती ऑनरशिप को कम नहीं करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी जो एक्चुअल ऑनर होता है कंपनी का वो इक्विटी होल्डर्स होते हैं। ये जो प्रेफरेंस कैपिटल होल्डर होते हैं वो एक्चुअल ऑनर्स नहीं होते हैं। तो यहां पे कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका कंट्रोल जो है कंपनी के पास ही होता है, ठीक है। एक ये फायदा भी यहां पे हो जाता है। आगे कह रहा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्थ ऑफ द कंपनी एंड हेंस इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द डेट इक्विटी रेशियो। ये हमने पढ़ा था शायद फर्स्ट जो वीडियो है इस चैप्टर का उसमें भी पढ़ा था कि डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है। डीई डेट इक्विटी रेशियो, DER रेशियो क्या होता है कि आप यदि आपके पास 100, जैसे एग्जांपल मैंने लिया था वहां भी कि यदि 100 रुपीज आपके पास है या 100 लैक्स आपके पास है जो लोन के रूप में, सॉरी इक्विटी के रूप में आपके पास है ना, इक्विटी के रूप में है कि आपने फंड लगाए हैं, जो कंपनी के जो ऑनर है उन्होंने लगाया है, बाकी शेयर होल्डर से फंड लिए हैं, ये सारे आपके जो है सो इक्विटी कहलाते हैं, ठीक है। अब जितना आपका इक्विटी होता है उसके 2 टाइम्स नॉर्मली आपको डेट मिलता है। डेट मींस बैंक से आपको लोन मिलता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले सकते हैं। जो भी आपके कर्ज हैं वो आपको 2 टाइम से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। कहने मतलब यदि आपके पास इक्विटी 1 है तो कर्ज आप जो ले सकते हैं वो 2 ले सकते हैं, 2 टाइम्स ले सकते हैं। तो यदि आप प्रेफरेंस शेयर जो है, प्रेफरेंस शेयर इशू करें या इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो वैसे केस में आपका इक्विटी का पार्ट बढ़ जाता है ताकि आप डेट का पार्ट भी उसके 2 टाइम्स आप ले सकते हैं। क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो जो होता है आइडियली आपका कितना होता है, 2:1 होता है कि यदि आप इक्विटी आपके पास 1 है तो उस रेशियो में 2, इसका 2 टाइम्स आप जो है सो डेट ले सकते हैं बैंकों से या आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यहां हो गया कि यदि आप प्रेफरेंस कैपिटल्स को इशू करते हैं या इक्विटी कैपिटल को इशू करते हैं, दोनों केस में आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है वहां पे आपका इक्विटी का पार्ट बढ़ जाता है जिससे आप डेट ज्यादा ले सकते हैं।
एक ये भी फायदा है। नो सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अनलाइक इन केस ऑफ डिवेंचर। अब डिवेंचर जो होता है वहां पे सिक्योरिटी है ना, सिक्योर डिवेंचर जब इशू करते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी भी आपको शो करना पड़ता है उसके अगेंस्ट में, लेकिन वही आपका प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें या इक्विटी शेयर्स की बात करें, आपको यहां पे सिक्योरिटी के रूप में आपको कुछ नहीं दिखाना होता है, नहीं रखना होता है। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, अब ड्रॉबैक की बात करें कि ड्रॉबैक क्या है। जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं उसके ड्रॉबैक्स भी तो कुछ है, वो ड्रॉबैक्स क्या है इसके बारे में समझिए। देखिए ये किसके बारे में बात कर रहे हैं कि ड्रॉबैक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैनेजमेंट एंड द इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसे किस प्रकार से इससे ड्रॉबैक है उसके लिए ना, जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं, और मैनेजमेंट को किस प्रकार से है समझिए। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इंटरफेरेंस इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर मोर देन 2 ईयर्स। हमने बताया था कि यदि 2 साल तक आप डिविडेंड नहीं दिए हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो वैसे केस में उसके वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। तो फिर यहां कंपनी को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस शेयर इशू इसलिए किया था क्योंकि उसे यहां वोटिंग राइट नहीं देना पड़ेगा, मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस नहीं करना पड़ेगा ना, नहीं मतलब होगा इस वजह से। लेकिन यदि 2 साल से ज्यादा का 2 साल या उससे ज्यादा का डिविडेंड पे नहीं किया तो यहां वोटिंग राइट भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा, जो कंपनी के लिए एक ड्रॉबैक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए एक ड्रॉबैक है। आगे कह रहा है कि डिविडेंड पेड इज अ नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर्स विच इंक्रीज द रियल कॉस्ट ऑफ फंडिंग। अभी हमने बताया था कि जो डेट होते हैं उसमें टैक्स में बेनिफिट आपको मिलता है, जो लोन आप लेते हैं, जो डिवेंचर इशू करते हैं, जो बॉन्ड इशू करते हैं, तो उसके जो खर्चे होते हैं वो आप प्रॉफिट में माइनस करते हैं, उसके बाद आप टैक्स पे करते हैं। लेकिन यदि डिविडेंड की बात करें यहां पे, तो प्रॉफिट के बाद डिविडेंड आप इशू करते हैं, इसलिए इससे फायदा आपको टैक्स में नहीं मिलता है, इसलिए नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर ये कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों केस में, इक्विटी के केस में भी और इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में, दोनों केस में ये जो होता है नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। आगे देखिए, रिडीमेबल रिजर्व्स आर टू बी क्रिएटेड। अब देखिए एक चीज आपने पढ़ा था कि ये जो होता है प्रेफरेंस शेयर, ये आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी इशू किए जाते हैं, है ना। मोस्टली रिडीमेबल ही होता है क्योंकि एक्ट के द्वारा बताया गया है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू करना है, जो 20 ईयर्स के बाद आपको क्या है उसे रिडीम करना पड़ेगा, उससे ज्यादा तक का आप प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका रिडेम्पशन रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ेगा। आपके दिमाग में ये चलेगा, कंपनी के दिमाग में ये चलेगा कि हमें कुछ दिनों के बाद ये जो प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किए हैं उसके बदले जो फंड हमें मिले हैं ये हमें रिडीम भी करना पड़ेगा, इसलिए रिडेम्पशन रिजर्व का भी यहां एक टेंशन बना हुआ रहता है कंपनी के पास, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि इक्विटी शेयर होल्डर्स फिल साइड लाइन। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने आप को साइड लाइन में समझता है कि जब भी डिविडेंड देना होता है तो प्रेफरेंस शेयर को पहले दिया जाएगा, जब लिक्विडेशन में कंपनी जाती है वहां भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलेगा। तो यहां पे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ये साइड लाइन अपने आप को कर लेते हैं, साइड लाइन अपने आप को समझते हैं, ठीक है, कि हमें तो किनारा किया जाता है। ये भी आपके जो मैनेजमेंट है इसके लिए ड्रॉबैक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है कि इन केस ऑफ लिक्विडेशन these shareholders gets prior charge over the residual assets compared to the equity shareholder। वही चीज बताया कि यदि लिक्विडेशन में जाती है कंपनी या तो डिविडेंड पे किया जाता है, उस केस में पहले प्रेफरेंस दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इसी वजह से यहां पे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं अपने आप को साइडलाइन समझते हैं। नेक्स्ट हो गया कि कॉन्टिजेंसी ऑफ द वोटिंग राइट devolutions to these shareholders creates uncertainty and apprehensions in the mind of the management। अब कंटिजेंसी कहने का मतलब हो गया कि जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उसे क्या होता है कि वोटिंग राइट मिल जाता है यदि कंटिन्यू 2 साल तक आप उसे डिविडेंड नहीं देते हैं, तो इसका मतलब एक कॉन्टिजेंसी है कि ये कभी भी क्रिएट हो सकता है। इसलिए कंपनी के जो मैनेजमेंट है इसके दिमाग में ये चीज भी चलता रहता है, जो भी एक क्या है एक ड्रॉबैक है कंपनी के लिए कि इसे भी वोटिंग राइट देना पड़ता है। कंपनी ने इशू किया था प्रेफरेंस शेयर इस वजह से ताकि उसे वोटिंग राइट नहीं देना पड़े, लेकिन यदि वो कंटिन्यू 2 साल तक डिविडेंड नहीं दे पाती है प्रॉफिट होने के बाद, तो वैसे केस में ये क्या है कि उसे वोटिंग राइट मिल जाता है, जो कंपनी ने नहीं सोचा था वो भी हो जाता है। तो कंपनी के लिए ये भी ड्रॉबैक है।
तो इस पार्ट में आपने क्या देखा कि कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं प्रेफरेंस शेयर इशू करने से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन वही इससे पहले पार्ट में यहां पे आपने क्या देखा था कि क्या क्या प्रॉफिट है कंपनी को जब प्रेफरेंस शेयर को इशू करती है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, चलिए अच्छे से आप तब तक पढ़ाई करिए। कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। चैनल को यदि आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।